नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। सुपोषण इंडिया का का साथ भारत को भी मिले दैनिक भास्कर। महामहिम की मर्यादा जनसत्ता, दिल्ली को ताकत हिंदुस्तान। खेत से थाली तक बढ़ते मोटे अनाजों से सभी को फायदा। अब आर्टिकल विस्तार से। सुपोषण इंडिया का साथ भारत को भी मिले दैनिक भास्कर। एन NFHS 5 में 6 से 23 माह के हर शिशु हर 6 शिशुओं की माताओं में से एक ने बताया कि उसने सर्वे के दिन के पिछले 24 घंटे में एक बार भी बच्चे को कोई अनाज का पदार्थ नहीं दिया है, जबकि WHO का मानक है कि 6 माह की उम्र के बाद बच्चे की ज़रूरत की कुल कैलोरी का कम से कम एक तिहाई अनाज से पूरा हो। 6 से 11 माह के बच्चों की हर 3 माताओं में से एक ने कहा कि 24 घंटे में से उसने शिशु को कोई अन्न नहीं दिया है, जिसमें हर 5 शिशुओं में 4 का कोई भी प्रोटीन समृद्ध भोजन नहीं मिलता और हर 10 में 6 को दूध मैसर नहीं है। वर्ष 2022 में भारत 2021 मिलियन टन दूध पैदा कर दुनिया में सबसे आगे है। सन 1993-94 में दूध की उपलब्धता 186 ग्राम, 2011-12 में 289 ग्राम और आज 444 ग्राम हो गई। चिंता यह है कि पिछले 12 वर्षों में खपत को लेकर कोई सर्वे नहीं हुआ है। DAHD के अनुसार प्रति परिवार उपलब्धता 2 लीटर दूध की है और फिर बच्चों में प्रोटीन और खनिज की कमी क्यों है? अगर एक औसत परिवार में 2 लीटर यानी 60 से 70 रुपए का दूध पिया जाता है तो क्या वह अपनी कुल आय का करीब 20% केवल दूध पर खर्च करता है। अर्ध सत्य हमें केवल भ्रमित कर सकता है, जबकि पूर्ण सत्य तस्वीर सुधारने में मदद करता है। महामहिम की मर्यादा जनसत्ता। महाराष्ट्र और दिल्ली से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से एक बार फिर राज्यपाल और उपराज्यपाल पद की मर्यादा रेखांकित हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिवसेना के कुछ विधायकों ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। इस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार पर बहुमत का संकट पैदा हो गया था। अब तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे का बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। तब खासा राजनीतिक नाटक हुआ था और ठाकरे ने आखिरकार बहुमत पेश करने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसे लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। शुरू में ही जब शिवसेना ने भाजपा के बजाय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने का फैसला किया था, तब भी राजनीतिक उठापटक के बीच कोश्यारी ने अफरा-तफरी में भाजपा के मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी थी। इससे उन पर आरोप लगने लगा था कि वे वही कर रहे हैं जो केंद्र चाहता है। अदालत ने भी उनके व्यवहार को अनुचित ठहराया है। इसी तरह दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस तरह से चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए थे और प्रशासनिक कामकाज में लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। इस पर अधिकारों की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी और संविधान पीठ ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। दिल्ली में उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच तनातनी शुरू से ही चली आ रही थी। वीके सक्सेना ने पहले भी जो उपराज्यपाल आए, उन्होंने दिल्ली सरकार के हर फैसले में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। खासकर प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर एक तरह से दिल्ली सरकार का अधिकार ही छीन लिया गया था। तब भी करीब 5 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारों की ये लड़ाई पहुंची थी और उसने फैसला दिया था कि अफसरों की तैनाती और तबादले का अधिकार चुनी हुई सरकार को है। मगर फिर भी उपराज्यपाल ने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि उपराज्यपाल को बेशक राष्ट्रपति की तरफ से प्रशासनिक कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किया गया है, मगर चुनी हुई सरकार को ताकत देना बहुत जरूरी है। देखना है अब भी उपराज्यपाल अपनी मर्यादा का पालन करते हैं या नहीं। दरअसल राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि वे राज्य सरकारों को किसी भी तरह का अनुचित फैसला करने से रोक सकें, मगर जब से इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां की जाने लगी हैं, तब से इस पद की मर्यादा कहीं हाशिए पर चली गई। अब राज्यपाल और उपराज्यपाल प्रायः राजनीतिक लोग होते हैं। केंद्र सरकार अपने ऐसे लोगों को उन पदों पर नियुक्त करके उन्हें उपकृत और उनके जरिए अपने विपक्षी दलों की सरकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास करती देखी जाती है, जो सक्रिय राजनीति में लगभग अप्रभावी हो चुके हैं। ऐसे लोग चूँकि लंबे समय तक राजनीति कर चुके होते हैं और उनकी पार्टी के वफादार होते हैं, इसलिए वे सियासी दांव-पेच से बाज नहीं आते। यही वजह है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल, राजस्थान या दिल्ली राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच मधुर संबंध नहीं देखे गए। सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा फैसले से वे अपनी मर्यादा का कितना ध्यान रखेंगे, देखने की बात है। दिल्ली को ताकत हिंदुस्तान। दिल्ली सरकार को ज़्यादा अधिकार का इंतजार था और सर्वोच्च न्यायालय के अनुकूल फैसले से बहुत हद तक उसकी मांग पूरी हुई थी। कानून व्यवस्था और ज़मीन को छोड़कर सेवाओं पर अब तक एक तरह से दिल्ली सरकार का ही अधिकार होगा। आश्चर्य नहीं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्याय करने के लिए सर्वोच्च
न्यायालय का आभार। इस निर्णय से राष्ट्रीय राजधानी के विकास को गति मिलेगी। चुनी हुई स्थानीय सरकार के लिए यह फैसला एक जीत की तरह है। गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में प्रशासन की वास्तविक शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। संविधान पीठ ने बहुमत से न्यायमूर्ति अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमत होने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति भूषण ने दिल्ली के उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि सरकार के पास सेवाओं के मुद्दे पर कोई शक्ति नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार के अधिकार को बहाल कर दिया है। इस फैसले से सबसे बड़ा अंतर यह आएगा कि दिल्ली में तैनात अधिकारी अब केजरीवाल सरकार के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। अभी यहाँ तैनात अधिकारियों से पूरी तरह काम लेने में दिल्ली सरकार को परेशानी हो रही थी। बिना देरी किए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया कि एक जिम्मेदार, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। साथ ही लोगों के काम में बाधा डालने वाले अधिकारियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की खुशी बता रही है कि उसकी सरकार को काम करने में वाकई परेशानी हुई है। यह ठीक भी है कि अधिकारियों को चुनी हुई सरकार के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। वैसे ऐसा भी नहीं है कि हर अधिकारी से सरकार को परेशानी होती होगी, पर जो अधिकारी विकास कार्यों में बाधा बने रहे होंगे और उनको तो वैसे भी सबक मिलना चाहिए। इसमें शक नहीं है कि ये दिल्ली में मजबूत सरकार का दौर है, अतः यहाँ उपराज्यपाल को सरकार के अनुरूप ही काम करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनावश्यक रूप से किसी फाइल को लटकाने का चलन अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर दिल्ली में सरकारी काम अब 10 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने वाला तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वैसे भी अयोग्य या ढीले अधिकारियों का कार्यक्षेत्र नहीं होना चाहिए। यह वाकई चिंताजनक है कि कुछ अधिकारियों ने पिछले 1.5 साल में दिल्ली के लोगों के काम में बाधा डाली है। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी, कुछ जगहों पर जलापूर्ति तक बंद कर दी। आम आदमी पार्टी के लिए यह फैसला एक अवसर लेकर आया है। अगर दिल्ली के विकास कार्य तेजी से होने तो इससे पूरे देश को लाभ होगा। अगर दिल्ली सरकार को काम करने से रोका जा रहा था तो ऐसी राजनीति पर भी गंभीरता से लगाम लगनी चाहिए। इसका दूसरा पहलू भी है, दिल्ली सरकार काम रोकने की कोई वजह नहीं गिना पाई है। उस दिल्ली में प्रशासन का एक जवाबदेह मॉडल बनाना होगा। वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार पर वैसे भी सबकी निगाह रहती है, अब और ज़्यादा रहेगी। खेत से थाली तक बढ़ते मोटे अनाजों से सभी को फायदा। पीएस पांडे, कुलपति RPCU पूसा। मोटे अनाज फिर चलन में लौट आए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट तंजावुर ने हाल ही में चेन्नई से राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन अर्थात नेशनल मिलेट समिट 2023 की मेजबानी की है। वहाँ भी एक स्वर से यह विचार उभरा है कि मोटे अनाज भविष्य के भोजन है। राष्ट्रीय स्तर पर अब किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है कि मोटे अनाज का उत्पादन, खपत, प्रसंस्करण, निर्यात और इसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ना तय है। मोटे अनाज केवल भविष्य ही नहीं है, मोटे अनाज का समृद्ध इतिहास रहा है। मोटे अनाज मुख्य तौर पर ज्वार, बाजरा, महुआ, जौ, कोदो, सावा, बाजरा, कुटकी, कंगनी आदि ऐसे अन्न शामिल हैं। इन्हें श्री अन्न या कदन भी कहते हैं। श्री अन्न भारत और दुनिया के लोगों द्वारा खेती और उपभोग किए जाने वाले सबसे शुरुआती अनाजों में से एक है। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। अक्सर भी जगह जगह देखने लगा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कदन फसलों को विश्व में 75.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसका उत्पादन 90.35 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत कदन फसलों का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन यहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2020 में भारत ने वैश्विक कदन उत्पादन में 41% का योगदान दिया था। यह सच है कि भारत में मोटे अनाज की खेती पिछले 50-60 वर्षों में उत्तरोत्तर कम होती गई है। 1950 से 2018 तक मोटे अनाज का क्षेत्र 9.02 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 7.38 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। राजस्थान बाजरा के क्षेत्र और उत्पादन दोनों में अग्रणी राज्य हैं, जबकि महाराष्ट्र ज्वार के लिए क्षेत्र और उत्पादन में उच्चतम है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से अनाजों के उत्पादन पर असर दिखने लगा। भविष्य में अति विषम जलवायु का अनुमान लगाया जा रहा है, तो कदन फसलें जलवायु स्मार्ट साबित हो सकती हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने भी मोटे अनाजों के महत्व को समझ लिया है। यदि अनेक मोटे अनाज की खेती कम पानी और विषम जलवायु में भी संभव है, इसका प्रचार बुनियादी रूप से भारतीय कृषि को मजबूत करेगा। हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च निरंतर अनुसंधान में जुटा है और मोटे अनाज की 2000 से अधिक किस्मों के विकास पर काम कर रहा है। अगले ज्वार बाजरा की ही सैकड़ों किस्में भारत में मौजूद हैं। जलवायु और जमीन के हिसाब से मोटे या पोषक अनाजों की खेती को बढ़ावा देने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मोटे अनाज के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। बिहार को 2015-16 में मोटे अनाज के वर्ग में
पूरे देश में सर्वोच्च उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। बिहार में मोटे अनाज को लोग कतई भूले नहीं हैं। अगर हम भारत में कदन्न के उपयोग या खपत को देखें तो असम 18.82 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और बिहार 18.65 किलोग्राम व्यक्ति प्रति वर्ष में मोटे अनाज की खपत सबसे अधिक है। बिहार जहां सब्जी उत्पादन में तीसरे और फल उत्पादन में चौथे स्थान पर है, वहीं मोटे अनाज के उत्पादन में यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये अनाज गरीब राज्यों व किसानों के लिए ज़्यादा कारगर हो सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन में लागत कम आती है। ये फसलें मिट्टी की कमियों के प्रति भी कम संवेदनशील होती हैं तथा इन्हें कम जलोढ़ या लोमी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। इन्हें जल, उर्वरक और कीटनाशकों की भी न्यूनतम ज़रूरत पड़ती है। मोटे अनाज की खेती कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम करने में मदद करती है। मोटे अनाज से किसानों का स्वयं का स्वास्थ्य भी सुदृढ़ हो सकता है। किसानों को इस बात से भी प्रेरित होना चाहिए कि मोटे अनाज की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। मोटे अनाज का वैश्विक निर्यात 2019 में $38 करोड़ से बढ़कर 2020 में $40 करोड़ 27 लाख हो गया है। निर्यात बढ़ने के साथ घरेलू खपत में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। तमाम कृषि संस्थान किसानों को मोटे अनाज उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मोटे अनाज का उत्पादन और निर्यात आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ना तय है। धन्यवाद।